हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही हर बार की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने अपने कार्यों को करते हुए अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, है ना? बिल्कुल सही। इसी तरह से अपने आप को फिट रखना है ताकि हम हिट होते रहे। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप बेस्ट क्वालिटीज, बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री देख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली काव्यखंड से पाठ 4 है। नाम है स्वदेशी। जी हां, भारतीय तिरंगा, भारतीय ध्वज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक याद आ गया, मुझे जुमला याद आ गया, एक कहावत याद आ गई कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूं। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूं। दुश्मन की सांसें भी थम जाए, दुश्मन की सांसें भी थम जाएं, आवाज में वो धमक रखती हूं। इसी भावना के साथ शुरू करते हैं हम प्रेमघन जी द्वारा रचित ये पाठ। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक ताकि आप भली भांति स्वदेशी का अर्थ समझ पाएं। क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि ने इस कविता के माध्यम से हम सबको क्या कहने का प्रयास किया है? क्या वे यही बताना चाहते हैं कि हम भारत में रहते हुए भी भारतीयता को नहीं अपना पा रहे हैं, या धीरे 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 हमारे मन से भारतीयता या स्वदेशी का जो प्रेम है, जो समर्पण है, वो शनेह शनेह कम होता जा रहा है? इसका कारण क्या है या इसके पीछे कौन से कारण हैं? इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। हो सकता है प्रेमघन जी ने हमें इस बात की ओर संकेत करना चाहा हो या इस संकेत देना चाहा हो कि भारतीय हैं तो भारतीयता तो मन में रखनी चाहिए। यहाँ पर सर्वधर्म रहते हैं, तभी तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को आपस में मिलजुल कर रहना सिखाया जाता है। मतलब सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और साथ ही साथ रंग बिरंगे रीति रिवाज, तरह तरह की वेशभूषा, हर तरह के धर्म रीति रिवाज हैं, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। ये आपने सुना ही होगा ना, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, है ना? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो ये है हमारी भारत की पहचान, जो कि यहाँ पर आप तिरंगे में भी देख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि तिरंगा हमारा 3 रंगों का क्या प्रतीक है। सबसे ऊपर केसरिया। केसरिया रंग हमें त्याग सिखाता है, अर्थात हम छल, कपट, अन्याय, ये सारे अनीति, इन सब से त्याग करते हुए नैतिक मूल्यों पर चलें। बीच का जो रंग है वो सफेद, श्वेत, शांति, सौहार्द, भाईचारे की भावना। और सबसे वो है नीचे वाला, वो है हरा कलर, जो कि हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। साथ ही साथ बीच में अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, आपको भी पता ही होगा। 24 तीलियों का अर्थ है 24 घंटे निरंतरता के साथ अपना कार्य करते रहना। ठीक है, तो इसी भावना के साथ चलिए शुरू करते हैं और हम चलते हैं सबसे पहले प्रेमघन जी के जीवन परिचय की ओर। तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा आप। चलिए आते हैं प्रेमघन जी। नमन करते हैं हम हर एक हिंदी के साहित्यकारों का, सभी रचनाकारों का, कवियों का, उपन्यासकारों का, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से हिंदी भाषा को एक नई दिशा प्रदान की और उसका परचम संपूर्ण दुनिया में फहराया। प्रेमघन जी। प्रेमघन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म सन 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन सन 1922। तो कब से कब तक रहे? 1855 से 1922 तक इनका जीवन काल रहा। याद रखिएगा, 1855 से 1922। ठीक है, ये वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। कहते हैं ना कि हमारे जीवन में आदर्श बहुत जरूरी है। हमें अपना एक आदर्श व्यक्ति जरूर चुन लेना चाहिए, ताकि हम उसके जैसा नहीं बन सकते और हमें किसी की तरह बनना भी नहीं है, लेकिन हाँ, जहां हमें शिक्षा मिलती है, जो हमें अच्छे लगते हैं, जो कार्य निरंतरता की ओर, प्रगति की ओर जाते हैं, तो उन कदमों पर हमें अवश्य चलना चाहिए। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं
अलंकृत गद्य लिखते थे, गद्य भी लिखते थे, और यहां जो है वो उनकी कविता है, अर्थात गद्य के भी वे धनी है और काव्य के भी। ठीक है, उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। सन 1874 में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। 1874 में उन्होंने मिर्जापुर में ही, जहां पर उनका जन्म हुआ था, उसमें उन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद, कादम्बिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी वीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। देखिए, आनंद, कादम्बिनी मासिक पत्रिका और नागरी वीरद नामक पत्र का संपादन किया, साप्ताहिक। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। याद रखिएगा, वे संपादक भी थे, वे सभापति भी थे, और उन्होंने काव्य और जीवन में भारतेंदु जी का अनुसरण किया। और यहां पर लिखा है कि यहां पर वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेम घन सर्वस्व नाम से संग्रहित हैं। चूंकि कवि प्रेम घन जी हैं, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो प्रेम घन सर्वस्व नाम से संग्रहित हैं। ठीक है, उनका जो काव्य संग्रह है वो किस नाम से है? प्रेम घन सर्वस्व। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। समीक्षक का अर्थ समझते हैं आप? निबंधकार तो समझ रहे होंगे, जो निबंध लिखते हैं, नाटक लिखने वाले, कविताएं लिखने वाले, और समीक्षक। समीक्षक कौन होते हैं? आलोचक, समीक्षक, जो समीक्षा करते हैं, अर्थात जो कोई रचना होती है, बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में जब कोई रचना होती है तो उसमें किस तरह की कमियां हैं, किस तरह की अच्छाई हैं, और उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, किस में मतलब क्या ऐड किया जाए, क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए, जो अच्छी बातें हैं उनको वहीं रहने दिया जाए, और जो कुछ कमी नजर आती है तो उसको फुलफिल किया जाए। समीक्षक का काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है, तो वे समीक्षक भी थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग समागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। अब नाटकों की बात की जा रही है तो ये भारत सौभाग्य उनके नाटक का नाम है। साथ ही साथ प्रयाग समागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। तो भारत सौभाग्य और प्रयाग समागमन उनके नाटकों के नाम हैं। याद रखना, भारत सौभाग्य और प्रयाग समागमन उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। अब यहां पर बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं कि जीर्ण जनपद, जनपद ग्रामीण, ठीक है, पंचायत, जिला पंचायत, तो वो गांव का वर्णन किया है उन्होंने। तो ये ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमघन जी ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधि में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखलाई देती है। ब्रजभाषा उनकी मुख्य रूप से थी, ब्रजभाषा और अवधी भाषा में उन्होंने मुख्य रूप से रचनाएं की, लेकिन उनके साथ ही साथ युग प्रभाव, जिस तरह के वातावरण में हम रहते हैं, जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, उसका भी हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो युग का प्रभाव भी पड़ा, जिसमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखाई देती है। ठीक है, उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। लोकोन्मुखता, जो लोक जीवन से जुड़ी हुई बातें, यथार्थ परायणता, सत्यता, एकदम वास्तविकता पर आधारित। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। उन्होंने किसको अपना सहचर बनाया? स्वाधीनता। स्वाधीनता मतलब खुद के ही अधीन रहना है और किसी की अधीनता हमें स्वीकार नहीं करना है। स्वाधीन, स्वदेशी, स्वतंत्र, ठीक है, कि हम अपने आप को स्वतंत्र रखते हैं, हम अपने आप को स्वाधीन रखते हैं। स्वाधीन मतलब हम अपने ही अधीन है, बाकी किसी के भी अधीन नहीं है। तो इन्होंने सहचर बनाया, इनके मन मस्तिष्क पर स्वाधीनता का गहरा प्रभाव पड़ा और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। साम्राज्यवाद, सामंतवाद, जहां जैसे आपने सुना इतिहास में या कहीं भी पढ़ा होगा,
मोनार्की सिस्टम होता था, जहां पर एक तानाशाह के तरह रहता था, सब कोई जनता का कोई रोल नहीं रहता था, कोई भूमिका नहीं रहती थी। तो इस प्रकार से सामंतवाद और साम्राज्यवाद का इन्होंने कठोर या घोरता से विरोध किया। प्रेम घन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहां प्रस्तुत है। अभी हमने देखा था ना, उनकी जो भी काव्य कविताएं हैं वो किसमें है, प्रेम घन सर्वस्व। ओके, तो अब यहां जो हम दोहे पढ़ेंगे वो कहां से लिए गए हैं, प्रेम घन सर्वस्व से। ओके, फिर है इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। नवजागरण, नवचेतना, ठीक है, नई चेतना, नई जागृति। ओके, दोनों दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। जन्म कब हुआ था, सन 1800, बताइए, उनका जन्म हुआ था 1855 में, मृत्यु हुई थी 1922 में। उसके बाद भी उनके जो आजकल के दोहे हैं, इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उस युग में उनकी जो रचनाएं लिखी गई थी वो तो आज ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी रचनाएं की गई हों, पूरी तरह से संबंधित लग रही हैं, पूरी तरह से प्रासंगिक लग रही हैं। ठीक है, कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य से पूरी तरह कनेक्टेड लग रही हैं उस समय की रचना भी। आखिर क्या पहले या फिर उन्होंने कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त थी जिसके माध्यम से उन्होंने आगे आने वाली सदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी कि शायद आगे आने वाला देश ऐसा होगा, आगे आने वाले लोग ऐसे होंगे, आगे आने वाली विचारधारा इस तरह की होगी। संभवतः कुछ ऐसा ही हो। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, स्वदेशी। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी बहिष्कृत करो, बहिष्कार करो। यहां पर आप देख सकते हैं जो भी नियमित रूप से हम उपयोग में लाते हैं, जो भी दिनचर्या हमारी शुरू होती है और जो भी सामानों का हम उपयोग करते हैं, वो कहीं ना हमें ही पता नहीं होता है कि वो स्वदेशी है या विदेशी है। यहां पर देखिए आप, विदेशी, रिन, बिम, टाइड, सर्फ एक्सेल, वैनिश, व्हील, एरियल, ये सब विदेशी हैं और हम लोग तो ये यूज करते हैं। ठीक है, इंडियन ये स्वदेशी है, उजाला, फेना ही लेना, और सारस, घड़ी, हिप्पोलीन या निरमा। अब ये यहां पर मतलब इस तरह से हमें पता नहीं था, या हम जाने अनजाने अपने ही स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग में नहीं ला रहे हैं। अब इसके पीछे किसकी गलती माने, अब किसकी, या फिर हम ये कहें कि हम जागरूक नहीं हैं। हम आज की पीढ़ी के होते हुए भी, आज वर्तमान में रहते हुए भी हमें क्या हम कहीं किसी ऐसे इंटीरियर इलाके में रहते हैं जहां पर हमें कुछ पता नहीं, फिर भी हम मतलब यूं ही आंख बंद करके सब कुछ प्रयोग किए जा रहा है। ये तो सिर्फ ये चीजें हैं, बाकी कपड़ा, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, सब कुछ एकदम पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ा जा रहा है। कवि ने इस कविता में, इन दोहों में यही बताया है कि किस तरह से हम भारतीय होते हुए भी भारतीयता को कहीं पीछे छोड़े जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में उसके आगे दौड़ने का प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्या हम अपनी ही पहचान, अपनी ही स्मृति, अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता को पीछे छोड़कर किसी दूसरे की कॉपी करने में लगे हुए हैं? ऐसा क्यों? तो कवि ने यहां इन दोहों के माध्यम से बहुत अपने हृदय के विचारों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है और उन्होंने मतलब दुखी या व्यथित होकर ये दोहे रचना की हैं दोहों की, जिसके माध्यम से वे ये कहना चाहते हैं कि ये क्या हो गया है। 200 वर्षों की गुलामी के बाद अंग्रेजी जंजीरों से मुक्त हुआ हमारा भारत, कितनी कुर्बानी दी, कितने शहीद हुए, हंसते हंसते कुर्बान हो गए और आज हम उनकी कुर्बानियों का ये सिला दे रहे हैं कि हम भूल ही गए कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वाधीन हैं, लेकिन हम
मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं। आखिर क्यों? क्यों हम भारत में रहते हुए भारतीयता को नहीं अपना पा रहे हैं? कवि बड़े व्यथित हैं और उन्होंने इसी भाव के साथ दोहों की रचना की है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्रेम घन सर्वस्व, ये याद रखिएगा, ये उनका काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह प्रेम घन सर्वस्व। लाइन मुझसे हमेशा टेढ़ी खिंचती है भाई, सो प्लीज इग्नोर इट। ठीक है, प्रेम घन से संकलित प्रस्तुत दोहे में प्रेम घन ने देश दशा का उल्लेख करते हुए नव जागरण का शंख फूंका है कि अब तो जागो, जाग जाओ। वे कहते हैं देश के सभी लोगों में विदेशी रीति, स्वभाव, लगाव दिखाई पड़ रहा है और भारतीयता तो अब भारत में दिखाई ही नहीं देती। भारत है, भारतीय है, लेकिन भारतीयता है ही नहीं, क्योंकि हम तो भाषा, रहन सहन, खान पान, बोली, विचार सब में पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, अंग्रेजियत को अपना रहे हैं, फिर भारतीयता कहाँ गई? ठीक है, आज भारत के लोगों को देखकर पहचान करना कठिन है कि कौन हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, अर्थात सब के सब अंग्रेजियत में चलने लगे हैं। हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने रीति रिवाज उनको भी पीछे छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर या पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे हैं। विदेशी भाषा पढ़कर लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गई है। बुद्धि विदेशी हो जाना मतलब विचारों में वेस्टर्न कल्चर का समा जाना। अब इन लोगों को विदेशी चाल चलन भाने लगा है, अच्छा लगने लगा है। लोग विदेशी ठाट बाट से रहने लगे हैं। अपना देश विदेश बन गया है और अपने देश को यदि विदेशी बनाना था तो विदेशियों को यहीं रहने देते। क्या आवश्यकता थी? इतने वीर सपूतों ने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक अंग्रेजों से लड़ते हुए मां भारती को आजाद कराया और आज हम सब भूल गए क्या? 74-75 वर्ष ही हुए हमें और हम सब भूल गए। ये क्या है? लोग विदेशी ठाट बाट से रहने लगे, अपना देश विदेश बन गया। कहीं भी नाम मात्र को भारतीयता दृष्टिगोचर नहीं होती। समझ में ही नहीं आता कि क्या ये भारत ही है, समझ में नहीं आता। अब तो हिंदू लोग हिंदी नहीं बोलते, अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में ही भाषण देते हैं, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी कपड़े पहनते हैं, अंग्रेजी खाना खाते हैं। हाँ, हुआ क्या आखिर? ये उनकी रीति नीति अंग्रेजों जैसी है। घर और सारी चीजें देशी नहीं है, ये देश के विपरीत है। संप्रति हिंदुस्तानी नाम से भी ये शर्मिंदा होते और संकुचाने लगते हैं। यदि कोई हिंदी में बात कर रहा है और दूसरा कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बात कर रहा है तो लोग उसकी वाहवाही करते हैं, अरे अंग्रेजी बोलता है, ये तो हिंदी वाले हैं। क्यों आखिर ये मानसिकता है? इस बात से व्यथित और विकल्पित होकर कवि ने यहाँ अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हें हर भारतीय वस्तु से घृणा है। इनके उदाहरण है देश के नगर, शहरों की बात की गई है, नगर की बात की गई है। सर्वत्र अंग्रेजी चाल चलन है। बाजारों में देखिए अंग्रेजी माल भरा है। देखिए, जो लोग अपनी ढीली ढाली धोती नहीं संभाल सकते, वे लोग देश को क्या संभालेंगे? सीधा सीधा राजनीति पर कटाक्ष किया है। ठीक है, यह सोचना ही कल्पना लोक में विचरण करता है। चारों ओर चाकरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। चाकरी मतलब समझते हैं? चापलूसी, जी हजूरी, कि जहां किसी को लगा कि हाँ भाई फायदा है वहीं उसी तरफ लुढ़क लिए, जिस तरफ हवा चली उसी तरफ बह लिए। चाकरी मतलब मेहनत नहीं करनी है, अपने अस्तित्व का विकास नहीं करना है, अपना सेल्फ जो है यह स्वाभिमान है उसको साइड में रख देना और बस हम तो मानसिक शारीरिक रूप से चाकर हैं आपके, बस हुजूर आप फरमाएं। क्यों हम अपने आंखों में, अपने दिल में जुनून के साथ नहीं जी रहे हैं? क्यों हम अपनी सत्ता अर्थात स्वदेशी या स्वतंत्रता या अनुशासन को नहीं अपना रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? ये लोग झूठी प्रशंसा, खुशामद कर ढपली अर्थात ढिंडोर भी बन गए हैं।
चारों ओर चाकरी, उन्होंने कह ही दिया है साफ साफ कि बस जहां पर फायदा दिखाई देता है वहां पर चले जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि आजकल लोग व्यवहारिक नहीं व्यवसायिक हो गए हैं। जहां पर मुनाफा अधिक नजर आता है उन्हीं से संबंध बढ़ते जाते हैं और वो देखते हैं कि कहां लाभ है कहां हानि। यदि किसी से सामने फायदा नजर आएगा तो उससे बड़े बहुत अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, पारिवारिक रिश्ते बन जाएंगे। और जहां उन्हें लगेगा कोई काम नहीं है, बस कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, जहां तक कि एक परिवार के व्यक्ति भी विचारों में पूरी तरह से मतभेद लेकर घूम रहे हैं। कविता, काव्यांश या दोहे किससे लिए गए हैं? प्रेम घन सर्वस्व से लिए गए हैं। आप देखो यहां पर हमने अभी देखा प्रेम घन सर्वस्व। याद रखना कि ये जो दोहे हैं वो प्रेम घन सर्वस्व से लिए गए हैं, उसी में संकलित हैं। पढ़ते हैं दोहा। दोहे पढ़ने की एक राग होती है हिंदी में, जैसा कि मुझे अपने शिक्षकों ने बताया और सुना भी है, और हो सकता है कि मैं उस राग के साथ पूरी तरह से न्याय ना कर पाऊं, तो मैं क्षमा चाहूंगी। चलिए। सबे विदेशी वस्तु नर गतिरतिरीत लखात। सबे विदेशी वस्तु नर गतिरतिरीत लखात। भारतीया तक छूनाब भारत मादर साथ। प्रेम घन भारत मादर साथ। इस दोहे के माध्यम से उनके मन की करुणा, वेदना, व्यथा स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। सबे विदेशी वस्तु नर गतिरति रीत लखात, मतलब भारत में रहते हुए भारतीयता कहीं नजर ही नहीं आ रही है। सब तरफ ऐसा लग रहा है कि विदेशी विदेशी विदेशी। हम स्वतंत्र तो हो गए हैं लेकिन मानसिक रूप से आज भी विदेशों के या अंग्रेजियत के गुलाम है। भारतीयता का चुनाव भारत में दर्शात, कहीं भारतीयता नजर नहीं आती है। स्वभाव, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, हर तरफ अंग्रेजियत नजर आती है। इस दोहे के माध्यम से देखिए लिखा है, भारत में भारतीयता नाम की कुछ नहीं बचा है, कुछ है ही नहीं भारतीयता नाम का। यहाँ के लोगों के स्वभाव, रीति रिवाज सभी पक्षों में विदेशी वस्तुओं से लगाव हो गया है। क्यों? और हम जब अपने ही देश का सम्मान नहीं करेंगे या अपने ही घर में, आप सुनो वो सुना होगा ना, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। और वो भी सुना होगा आपने, रामायण का प्रमुख घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण। सुना था ना कि कितना अच्छा चरित्र था विभीषण, लेकिन भाई को छोड़कर आकर प्रभु श्री राम के साथ मिल जाना उनको इस तरह से उनकी पहचान कराता है कि अरे विभीषण ना हो जाए, घर का भेदी लंका ढाए। ये सारी बातें हैं। तो यहां पर कवि प्रेमघन जी स्पष्ट रूप से यही कहना चाहते हैं कि हम भारत में रहते हुए भी भारतीयता से क्यों पीछे जा रहे हैं, क्यों हम भारतीयता को नहीं अपना पा रहे हैं, या जो हमारे वीर सपूतों द्वारा दी गई कुर्बानी उसको क्यों भूलते जा रहे हैं। ठीक है, चलो दूसरा दोहा पढ़ते हैं। मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान। मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान। मुसलमान हिंदू के धो के हैं ये क्रिस्तान, प्रेम घन के हैं ये क्रिस्तान। फिर यहां देखिए द्वितीय दोहे में प्रेमघन जी ने अपनी करुणा को, अपनी वेदना को किस तरह से प्रकट किया है कि हमारा भारत देश जो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सबको अपने अपने त्योहारों को मनाने की पूरी स्वतंत्रता है, आखिर वे सब भी अंग्रेजियत की तरफ क्यों जाते जा रहे हैं? आखिर वे क्यों अपने आप की पहचान को, अपने आप की अस्मिता को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ विदेशी अपना रहे हैं? आखिर क्या कमी है हमारे देश में, हमारी भारतीयता में, हमारी संस्कृति में, हमारे रीति रिवाजों में?
फिर क्यों खान पान, रहन सहन, चाल चलन सब में हम अंग्रेजियत चाहते हैं? हिंदी को पीछे रखकर, हमारी भारतीय भाषा को पीछे रखकर अंग्रेजी को सलाम करते हैं। क्यों? ये प्रश्न करते हुए कहा है उन्होंने कि देखकर कोई नहीं पहचान कर सकता है कि यह आदमी भारतीय है। क्यों? क्योंकि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब के सब अंग्रेजियत के पीछे जा रहे हैं। स्वदेशी को छोड़ के, भारतीयता को छोड़कर सब वेस्टर्न कल्चर की ओर जाते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति में ही अपनी शान समझ रहे हैं। अब जब हम ही अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कहते हैं ना, अपना सम्मान हमसे शुरू होता है। जब हम अपने आप का मान सम्मान करेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, तब कहीं जाकर दूसरा हमें सम्मान देगा। यदि हम पूरी तरह से अरे मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो कहें हाँ तुम सच में वैसे ही हो। वैसे भी जमाना टांग खींचने का काम करता है। अरे तो आई एम द बेस्ट ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सेंटेंसेस याद रखिए, 5 सेंटेंसेस जो कि मैजिकल हैं एकदम। I am the best, I can do it, God is always with me, I am a winner and today is my day. These magical sentences, यदि हम ये 5 सेंटेंसेस हर दिन अपने दिमाग में और जुबान पर लाएंगे ना, तो अपने आप आत्मविश्वास का निर्माण होगा। अपने आप को कम नहीं समझना है। हम सबसे अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम अच्छे हैं क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। अभिमान और घमंड में सिर्फ ही शब्द का फर्क है कि मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। लेकिन यदि मैं कहूं यस आई कैन ओनली डू इट, दिस इज कॉल्ड घमंड। तो आई एम द बेस्ट, बिल्कुल हम कह सकते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि आई एम ओनली द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सो हम अपने आप की पहचान, आदर, सम्मान करेंगे, तब जाकर दूसरा करेगा। तो कवि यही कह रहे हैं कि हम अपनी भारतीयता की पहचान को अमर रखें ताकि दूसरे लोग हमारी सलामी दें। ठीक है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह भी कहा था कि जो अपने काम से प्रेम करते हैं लोग उन्हें सलाम करते हैं, और जो अपने काम से काम चोरी करते हैं उन लोगों को दुनिया को सलाम करना पड़ता है। अब बनना क्या है आपको? आपको ऐसा बनना है कि लोग आपको सलाम ठोके, या फिर आप दूसरों की चाकरी करना चाहते हैं? यह भी हमारे ऊपर निर्भर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पढ़ी विद्या परदेस की, बुद्धि विदेशी पाए। पढ़ी विद्या परदेस की, बुद्धि विदेशी पाए। चाल चलन परदेस की, गए ने अति भाए। प्रेम घन गई ने अति भाए। क्यों भाई? चाल चलन, रहन सहन, खान पान विदेशी क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों हम ये भूल जाते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। फिर भी जो दूर है हमें वो बहुत अच्छा लगता है, जो है पास में उसको हम निंदनीय या उसकी उपेक्षा करते रहते हैं। अरे भाई, हमें ये सोचना है कि हम जो हैं वो बेस्ट है, हमारे पास जो है वो बेस्ट है। जब ये भावना हमारे अंदर आएगी तो आत्मविश्वास अपने आप आएगा, और जब आत्मविश्वास आएगा फिर तो हम कहीं भी अपने आप को रख सकते हैं। हाँ, एक और बात याद आई मुझे, जैसे गर्मियों की छुट्टी में कहीं जाते हैं, अब स्कूल में चर्चे होते हैं, अरे तू कहाँ गया समर वेकेशन में, कहाँ गया? अरे मैं तो पता है ना वहाँ गया, तो थाईलैंड गया, तो इंग्लैंड गया, मैं पता है एरोप्लेन में बैठकर गया। अब दूसरा बेचारा, तू गया? नहीं। तू कहीं नहीं गया? नहीं, मैं तो अपने गांव में ही था, मैं तो कहीं नहीं गया। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैं तो अपने गांव में था? उनसे कहो ना कि मैंने खेत देखे। आज जो हम किताबों में पढ़ते हैं, बैलगाड़ियां देखी, बैलगाड़ी में सफर किया मैंने, यात्रा की मैंने, जंगलों पे चढ़ाई की मैंने, हर एक प्रकृति के एक एक दृश्य को देखा जो कि टीवी में देखते हैं, वो मैंने साक्षात देखा। मैंने भारत को बहुत करीब से देखा, भारत के कृषकों को, किसानों को मैंने जिया। फिर वो कहेंगे हाँ, अरे काश कि हम भी यहां जा पाते। तो ये है कि हमारे पास जो है ना उसको बेस्ट तरीके से पेश करो, उसको निम्न दर्जे का मत बनाओ।
उसको उपेक्षित मत करो, ठीक है। विद्या पढ़ी परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गए नेति भाए। विदेशी विद्या पढ़कर और विदेशी बुद्धि पाकर इनको अर्थात भारतवासियों को विदेशी चाल चलन बहुत अच्छा लगने लगा है। उनको लगता है यही अच्छा है। मतलब यदि खान पान में वो चीजें होंगी क्या क्या जो रहती हैं वो सारी तो बहुत टेस्टी हैं, और घर में खाकर तो देखो ज्वार बाजरे की रोटी, शुद्ध घी, गाय या भैंस का घी लगाकर सारी विदेशी चीजें खाना भूल जाओगे। लेकिन वो दिल से आना चाहिए कि यस हमारे पास ये है। सो प्लीज याद रखना मेरे विद्यार्थियों कि आप जैसे हो वैसे बेस्ट हो। बस इतना याद रखना कि जो हमारे अंदर है, जो हम में जो गुण है वो गुण होना चाहिए। कहीं कुछ कमियां हैं तो हम उन कमियों को पूरा करके सद्गुण अपनाएंगे, सद्विचारों को अपनाएंगे। हम अपने आप से प्रेम करेंगे, अपने आप का सम्मान करेंगे, अपने बड़ों की बातों का अनुसरण करते हुए सही मार्ग पर चलेंगे और एक सभ्य नागरिक बनकर हमारे भारत देश का नाम ऊंचा करेंगे। ये भावना होनी चाहिए। और मुझे अब पता है जैसे कि मैं नाम भूल जाती हूँ, सॉरी। आप लोगों के बहुत लोगों के मुझे नाम याद थे और मैं सोच रही थी कि मैं याद करूँगी। अच्छा, अब मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और आपके जो भी डाउट्स हों तो वो भी लिखना। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें भी आपके रिस्पॉन्स मिलते हैं। सो तालियां शंभू, ऐसा मैं सॉरी, हाँ भूल जाती हूँ नाम, प्लीज सॉरी, ठीक है। तो यहां पर जो बात हो रही है कि हम अपने आप का सम्मान करेंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, ताकि किसी भी तरह से हम अपने मन में हीन भावना नहीं लाएं, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना। विदेशी विद्या पढ़कर और विदेशी बुद्धि पाकर इनको विदेशी चाल चलन बहुत अच्छा लगने लगा है। आगे, ठटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश, ठटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस, प्रेम घन भारतीयता लेस। अब कहना चाहते हैं कि विदेशी ठाट बाट में इस कदर बस गए हैं, इस कदर बसा लिया है कि देश भी विदेश जैसा लगने लगा है। सपनों में भी भारत के लोगों में भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं बची है। खान पान, रहन सहन, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब कुछ अपने आप ही विदेशी होता जा रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस भीड़ में शामिल हो गए, उस दौड़ में जाने लगे हैं। हम ये भूल ही गए कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। इसलिए अपनी पहचान को बरकरार रखते हुए, भारतीयता को अपनाते हुए, अपने गरिमा, अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने गांव की मिट्टी को सलाम करते हुए, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, लेकिन है तो हम सब भारतवासी, तो अपनी भारतीय संस्कृति को हमेशा सर्वोपरि रखना है। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिल हिंदू लो, बोल सकत हिंदी नहीं अब मिल हिंदू लो, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, प्रेम घन अंग्रेजी उपभोग। देखिए, बोल सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग। परस्पर आपस में जब भी शिक्षित लोग मिलते हैं अंग्रेजी में बात करते हैं, विदेशी भाषा में बात करते हैं, और उन्हीं को माना जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ऊंचे वाले बड़े वाले लोग हैं, देखो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं अंग्रेजी भाषा का, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो डिमांड है, ठीक है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से ये दोहे लिखे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हाँ, इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते हमें अंग्रेजी को महत्ता देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे को सम्मान देने के चक्कर में हम अपनी भाषा को तो अपमानित ना करें,
उदाहरण स्वरूप जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, बहुत फेवरेट है हमारे, अंकल आंटी चाचा भैया भाभी कोई भी आ जाते हैं, वो हमारे मतलब हम बहुत प्रेम करते हैं उनसे, ठीक है। अब वो आ गए तो क्या हम उनको सम्मान देने के चक्कर में अपने पापा मम्मी को अपमानित करेंगे? कदापि नहीं। तो जो विदेशी भाषा है बिल्कुल सम्मान दीजिए, महत्व दीजिए, लेकिन उनको सम्मान या महत्व देने के चक्कर में हम अपनी हिंदी भाषा को पीछे ना छोड़ें, उसका अपमान तो ना करें, ये याद रखना है। अब हिंदू लोग भी परस्पर हिंदी में बात नहीं करते, अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी वस्तु का उपयोग करना ही भारतीयों को अच्छा लगता है, उसी में अपना स्टैंडर्ड समझ में आता है उनको कि ये हम बड़े वाले हैं, हम बड़े वाले हैं, हम भारतीय हैं ना तो हम बड़े वाले ही हैं, हम ग्रामीण हैं ना तो हम बड़े वाले ही हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजी वाहन बसन बेश रीतियों नीति, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीतियों नीत, अंग्रेजी रुचि ग्रह सकल वस्तु देत विपरीत, प्रेम घन वस्तु देत विपरीत। देखिए, अंग्रेजी वाहन, गोजी वस्त्र, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी रीति रिवाज, अंग्रेजी विचार, अंग्रेजी रुचि, मोजी भर आदि सभी चीजें देश के विपरीत विदेशी लोगों को अच्छा लगने लगा है। यस, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं तो ये खाऊंगा भाई, मुझे ऐसा ऐसा खाना, हाथ से दाल चावल नहीं खा सकता मैं, आई वांट ना फोक एंड स्पून। क्यों? जब दाल चावल कढ़ी चावल हाथ से खाए जाते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग रहता है, स्वाद ही अलग रहता है। बस इस बात का याद रखना कि हम जो भी हर एक भाषा का, विचार का, धर्म का, जाति का, हमें सबका सम्मान करना है, लेकिन सबको सम्मान देने या उनको इंपोर्टेंस देने के चक्कर में हम अपने आप को अपमानित तो ना करें, इतना ध्यान आपको रखना है वर्तमान के इसमें। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ लजात, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, प्रेम घन सो ये हाय घिनात। इस दोहे के माध्यम से प्रेमघन जी यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुन अब ये सब कुछ लजात, मतलब हिंदुस्तानी वस्तु का, हिंदुस्तान का नाम सुनकर लाज आती है, शर्म आती है, इनको ऐसा लगता है कि हाँ हम भारतीय हैं, मैं लंदन से हूं। क्यों? कहिए ना, यस, हाँ हम भारतीय हैं, हम किसान हैं, हम गांव में रहते हैं, हम दाल चावल सब्जी रोटी बहुत अच्छे से स्वाद के साथ हाथ से खाते हैं। अपनी बात को कहने का तरीका यदि हम रखेंगे ना, तो सामने वाले को हमारी बात माननी भी पड़ेगी और कहीं ना कहीं उसको भी लगेगा कि हाँ यार क्या बात है यार, ये तो बड़े अच्छे से रहते हैं। हम अपने आप को हीन भावना के साथ क्यों प्रकट करें, क्यों उपस्थित करें, क्यों प्रस्तुत करें किसी के सामने? फिर वही बात आती है कि जितना हम निम्न या उपेक्षित अपने आप को कर लेते हैं, दूसरा हमें और नीचे गिरा देता है। इसलिए अपने आप के वजूद का, अपने अस्तित्व का, अपने सेल्फ एस्टीम को हमेशा, स्वाभिमान को हमेशा बढ़ाकर रखिए, ताकि मजाल किसी की जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी सके। निर्भर करता है हम पर, हम जो हैं, हम जैसे हैं वैसे। आई लव माई सेल्फ, मैं प्रेम करती हूं खुद को, हमें प्रेम करना चाहिए स्वयं को, परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को। बस क्यों हम निम्न समझें? जब हम अपने आप को सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं, तो दूसरे भी अपने आप ही हमें सम्मान देने लगते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुन अब ये सकुचिल लजात, भारतीयता सब वस्तु हुई सो ये नहाय घिनात। मतलब हिंदुस्तानी नाम सुनकर ही भारत के लोग लज्जित हो जाते हैं, भारतीय सभी वस्तु से भारतवासियों को घृणा सी हो गई है। जैसे कि कोई वस्तु है, वेशभूषा है, साड़ी परिधान, साड़ी पहनते हैं ना,
भारतीयता की जो पहचान है वो साड़ी है, वेशभूषा में यदि देखी जाए स्त्रियों के लिए। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा। अब ये जो है वेशभूषा वो कुछ खास प्रमुख त्योहारों पर या कोई जैसे पार्टी हो रही हो तो हम साड़ी पहनकर जाएंगे आज। अरे वो तो हाँ, अब उस साड़ी पहनने के भी तरीकों में बहुत सारे परिवर्तन आए। हाँ, उसको भी फैंसी तरीके से, अंग्रेजी तरीके से पहना जाने लगा है। तो ये सब है कि हम किसी की कॉपी क्यों करें, हम तो ऐसे बने ना कि लोग हमारी कॉपी करें। हम तो जैसे हैं भैया वैसे ही रहेंगे, और वही हम अपने आप को प्रेम भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं। सबको भी रिस्पेक्ट देते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, लेकिन हाँ, अपने सम्मान को कभी नीचे नहीं गिरने देते। ठीक है, यही कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुन, अब ये सकुचिल्ला चाहत, हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान का नाम सुनकर ही ला जाती है, उनको शर्म आती है, लज्जित हो जाते हैं। भारतीयता सब वस्तु हुई सो ये हाय घिनाद, भारतीयता की वस्तुओं को देखकर इनको घृणा हो गई है। नेक्स्ट, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बस अंग्रेजी माल, प्रेम घन बस अंग्रेजी माल। अब देखिए, देश नगर बानक बनो मतलब हमारे ही देश का नगर या शहर कैसा बन गया है, अंग्रेजियत अपना ली है वेशभूषा में, कि जो विदेशी वेशभूषा है हम भी वही पहनेंगे। अरे अपने आप पर जो अच्छा लगता है, जो फबता है उसे पहनना है ना, दूसरों की कॉपी क्यों करना है। संपूर्ण देशवासी की वेशभूषा अब शहरी हो गई है, सारे चाल चलन में अंग्रेजीपन आ गया है। हाटन में देखूं भरा बस अंग्रेजी माल, हजारों ग्रामीण बाजारों में अब केवल अंग्रेजी माल ही भरे दिखाई पड़ते हैं। सो प्लीज अपने आप की वैल्यू, अपने आप के मूल्य को पहचानना है और अपने आप को कहना आई एम द बेस्ट, इसी भावना के साथ जीवन बिताना है। जिनसो संभल सकत नहीं तन की, धोती ढीली ढाली, जिनको संभल सकत नहीं तिन की, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी है गे वे कैसी खाम ख्याली, प्रेम घन कैसी खाम ख्याली। अब यहां पर राजनीति पर कटाक्ष किया है डायरेक्टली उन्होंने कि जिन नेताओं को शरीर की ढीली ढाली भारतीय धोती संभालने में नहीं आती है, देश को क्या संभालेंगे। जो खुद को नहीं संभाल सकते वो दूसरों को क्या संभालेंगे। जो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते वो दूसरों पर खाक नियंत्रण करेंगे। जो अपने आप को सभ्यता प्रदान नहीं कर सकते, जो अपने आप को भारतीयता के मूल्य में संजो कर नहीं रख सकते, वो दूसरों को कैसे रखेंगे। लेकिन पैसा पैसा पैसा, जहां पैसा है वहां पावर है। पैसे भर भर के सत्ता हासिल कर ली, कुर्सी हासिल कर ली। यह तो उनकी कोरी कल्पना ख्याली पुलाव बनाने जैसी है। अर्थात जो राजनीति है, जो सत्ता है, जो प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है कि जनता का जीवन, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन जनता के लिए, अब उसमें भी बहुत सारे घोटाले हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाती है और सत्ता पर भी वो व्यक्ति बैठ जाता है जो शायद काबिल ना हो लेकिन धन दौलत का पुजारी है, तो लोगों में बांट दिया और सत्ता प्राप्त कर ली। और जैसे ही कुर्सी मिली, सारे वादे सब कुछ भूलकर अब पैसे खाना है क्योंकि खर्च किए हैं। ये सब बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है, दास वृत्ति की चाह चहूं दिसी, चारहूं बरन बढ़ाली, दास वृत्ति की चाह चहूं दिसी, चारहूं बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डपाली, प्रेम घन मानहु बने डपाली।
गुलामी करके जीवन यापन करना ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य चारों वर्णों के लोगों की चाहत हो गई है। मतलब हम तो चाकरी करते रहेंगे, हमें हाथ पैर या अपने बाहुबल पर भरोसा ही नहीं है। हमें तो गुलामी की आदत हो गई है, जी हजूरी करते रहेंगे और 2 वक्त की रोटी खाते रहेंगे। नो वे, किसी भी स्थिति में नहीं। मनुष्य तन मिला है ना, सब कुछ है ना हमारे पास, बल, बुद्धि, विद्या, मानव शरीर, तो हम किसी की चाकरी क्यों करें, किसी के सामने दुम हिलाते क्यों फिरें? अपनी बल, बुद्धि और शक्ति के माध्यम से काम करेंगे ना, और 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ कमाकर खाएंगे। लेकिन गुलामी करके जीवन यापन करना जैसे इन लोगों की अब इच्छा हो गई है। अंग्रेजी की खुशामद करने वाले, भारतीय वस्तु की झूठी प्रशंसा करने वाले, ये भारतीय मानो ढफली बजाने वाले बन गए हैं। वो बहुत व्यथित थे प्रेमघन जी, इसलिए उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। क्योंकि याद करो आप, 1922 से पहले की बात है, जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। उस समय भी स्थिति ऐसी थी कि सब के सब अंग्रेजियत की तरफ जा रहे थे, उनकी जी हजूरी कर रहे थे। और कुछ ऐसे वीर, कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आप को खड़ा किया, अपनी रक्त की एक एक बूंद भी न्यौछावर कर दी, हवन वेदी में स्वाहा कर दिया, और आज हम सब खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेमघन जी का मेन उद्देश्य यही है कि हम सब अपने आप पर गर्व करें, अपने आप का सम्मान करें, अपने आप से प्रेम करें, और कभी भी अपने आप को भारतीयता या भारतीय होने में तुच्छ महसूस ना करें। अरे गर्व की बात है कि यस, हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, समझ में आया? आशा करती हूं ध्यान से सुना है तो समझ अवश्य आया होगा। इसी तरह से मैं हर एक पाठ और कविता के आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। मैग्नेट ब्रेन्स 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। अब आपको जाना है जैसे हिंदी की वीडियो पर, तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 10th हिंदी, गोधुली। क्या देखना चाहते हैं, पाठ देखना है या पाठ्यक्रम देखना है? ओके, सपोज आपको पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है तो क्लिक करेंगे पाठ्यक्रम पर, आ जाएंगी लाली मैडम। इसमें दोनों पाठ्यपुस्तक की संपूर्ण जानकारी दी है, तो ध्यान से सुनना, समझ में भी आएगा और पसंद भी जरूर आएगा। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक विषय के वीडियोस जब रिलीज हो तो आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए और तुरंत आप उन वीडियोस का लाभ उठा सके। साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहो, आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी कम्युनिटी पोस्ट पर दी जाती है। ओके, शेयर करो अधिक से अधिक, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाय बाय। थैंक यू सो मच।